नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे डिफेंस डील की जो इंडो पैसिफिक के जियोपॉलिटिक्स को नया शेप दे सकती है। 20 अगस्त 2026 को न्यू दिल्ली में इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और जापान के डिफेंस मिनिस्टर शिंजिरो कोइजुमी ने एक मेमोरेंडम ऑफ अरेंजमेंट यानी एमओए साइन किया मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन पर। ये सिर्फ एक फॉर्मल हैंडशेक नहीं है बल्कि एक स्ट्रेटेजिक सिग्नल है चाइना की तरफ, जो इंडो पैसिफिक में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ाता जा रहा है। इस वीडियो में हम इस पैक्ट के टेक्निकल डिटेल्स, इसके जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस और इसमें छुपे हुए चैलेंजेस सबका बात करने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एमओए में एक्चुअली क्या है। ये अरेंजमेंट इंडियन नेवी और जापानीज मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स यानी JMSDF के बीच ऑपरेशनल कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करता है। इसमें शामिल है इंफॉर्मेशन शेयरिंग करना, जॉइंट नेवल एक्सरसाइज, शिप रिपेयर और लॉजिस्टिक सपोर्ट। सबसे इम्पोर्टेंट है मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस यानी MDA, मतलब दोनों नेवीज अब रियल टाइम में समुद्र की सर्वेलेंस डेटा शेयर कर सकती हैं। इसके अलावा सर्च एंड रेस्क्यू और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, डिजास्टर रिलीफ यानी HADR पर कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा। एक और इम्पोर्टेंट डायमेंशन है स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेस के बीच एक्सचेंज प्रोग्राम और इंडिया के इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड के साथ कोऑपरेशन एक्सप्लोर करना। डिफेंस टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन, डिफेंस इंडस्ट्री फोरम जैसे मैकेनिज्म भी मेंशन हुआ है, जिससे दोनों अपने डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस को जोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है, ये पैक्ट अभी क्यों साइन हुआ? इसका जवाब समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। जुलाई 2026 में जापान इंडिया जॉइंट स्टेटमेंट इशू हुआ, जिसमें दोनों देश ऑलरेडी स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप को डीपन करने की बात कर चुके हैं। उस वक्त भी ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी में होने वाले डेवलपमेंट पर सीरियस कंसर्न एक्सप्रेस किया गया। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि जापान के PM सनाई तकाइची ने नवंबर 2025 वाले स्टेटमेंट के बाद जापान और चाइना के रिलेशन काफ़ी तनाव में हैं। उन्होंने कहा था कि मिलिट्री रिस्पॉन्स दे सकता है जापान अगर चाइना ताइवान पर अटैक करेगा तो ये मैरीटाइम पैक्ट एक लार्जर बैकड्रॉप का हिस्सा है। जापान, टोक्यो और बीजिंग के बीच रिलेशन ऑलरेडी स्ट्रेन्ड है और इंडिया इस कंटेक्स्ट में जापान के लिए एक नेचुरल पार्टनर बन रहा है। ऑफिशियली दोनों मिनिस्टर्स ने अपने जॉइंट स्टेटमेंट में चाइना का नाम डायरेक्टली नहीं लिया, लेकिन वो बार बार कहते हैं कि यूनिलैटरल एक्शन जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को इम्पेड करे या स्टेटस को फोर्स से बदलने की कोशिश करे, तो ये इनडायरेक्ट रेफरेंस क्लियरली चाइना की एक्टिविटीज़ की तरफ है, स्पेशली साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी में। हिस्टोरिकली देखें तो ये पैटर्न नया नहीं है। 2018 में भी जब इंडिया जापान ने MDA कोऑपरेशन शुरू की, तब भी इंडियन नेवी ने इंडियन ओशन में चाइनीज़ प्लान सबमरीन डिटेक्ट किए, जैसे टाइप 39A युआन क्लास सबमरीन। डोकलाम स्टैंड ऑफ के बाद चाइना ने इंडियन ओशन में अपनी नेवल प्रेजेंस सिग्निफिकेंटली बढ़ाई थी। तो ये नए पैक्ट को भी उसी कंटिन्यूम में देखा जा सकता है, एक ग्रेजुअल रिस्पॉन्स चाइनीज़ नेवल एक्सपेंशन का। यहाँ एक इंटरेस्टिंग टेंशन है। इंडिया और जापान दोनों पब्लिकली कहते हैं कि उनका इंडो पैसिफिक विज़न किसी पैसिफिक नेशन की अगेंस्ट नहीं है, ये ओपन और इंक्लूसिव है। लेकिन प्रैक्टिकली जब आप देखें किस तरह कैपेबिलिटीज़ इस पैक्ट में डेवलप की जा रही हैं, जैसे एंटी माइन कैपेबिलिटीज़ और अंडर सी सिक्योरिटी, ये क्लियरली चाइना की ग्रोइंग सबमरीन प्रेजेंस को काउंटर करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं। तो ये यहाँ एक डिप्लोमेटिक कॉन्ट्राडिक्शन दिखता है, रिटोरिक में न्यूट्रलिटी लेकिन एक्शन में क्लियर स्ट्रेटेजिक टारगेटिंग। इस पैक्ट को आइसोलेट करके नहीं देखना चाहिए, ये एक बिगर पिक्चर का हिस्सा है। इसके पहले जुलाई 2026 में इंडिया और जापान के बीच क्रिटिकल मिनरल्स और डिफेंस टेक्नोलॉजी पर भी बड़े एग्रीमेंट्स हुए।
जिनकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली $10 बिलियन से बताई गई। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री और सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन भी इस पार्टनरशिप का इम्पोर्टेंट पिलर है, जिससे दोनों देश चाइना पर अपनी इकोनॉमिक डिपेंडेंसी कम कर सकते हैं। इसके साथ दोनों मिनिस्टर्स ने एग्री किया है कि वो साल के अंत तक यानी एंड ऑफ 2026 टोक्यो में अगला इंडिया जापान 2+2 फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टरियल डायलॉग करेंगे। ये फॉर्मेट जहां दोनों देश फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर के साथ बैठते हैं। इंडिया सिर्फ हैंडफुल कंट्रीज़ के साथ ऐसे रिलेशन रखता है जैसे यूएस, ऑस्ट्रेलिया और रसिया। तो जापान को इस लिस्ट में इंक्लूड करना अपने आप में एक स्टेटमेंट है कि इंडिया कितना इम्पोर्टेंस दे रहा है इस रिलेशनशिप को। अब थोड़ा बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव भी देखते हैं, क्योंकि हर स्ट्रेटेजिक पैक्ट के अपने लिमिटेशंस होते हैं। पहली बात, कोइजुमी ने खुद ओपनली एडमिट किया है कि जापान और इंडिया डिफेंस रिलेशंस अभी भी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए जहां इन्हें होना चाहिए। ये एक ऑनेस्ट एडमिशन है कि डिस्पाइट डेकेड्स ऑफ डायलॉग, एक्चुअल ऑपरेशन इंटीग्रेशन अभी भी लिमिटेड है। इंडिया की ट्रेडिशनल स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पॉलिसी इस तरह के डीपनिंग अलाइनमेंट्स के साथ टेंशन में आ सकती है। इंडिया हिस्टोरिकली किसी भी फॉर्मल अलायंस सिस्टम का हिस्सा नहीं बना, चाहे वो क्वाड हो या बायलैटरल पैक्ट्स। तो सवाल ये है कि ये मैरीटाइम पैक्ट इंडिया को एक डी फैक्टो एंटी चाइना कोलिशन की तरह ले जा रहा है, जो इसकी ट्रेडिशनली नॉन अलाइंड फॉरेन पॉलिसी से कॉन्फ्लिक्ट करता है। चाइना की रिएक्शन अभी तक क्वेश्चन रही है। ऑफिशियली कोई बड़ा एस्केलेशन नहीं हुआ, लेकिन चाइनीज़ स्टेट मीडिया जैसे ग्लोबल टाइम्स हिस्टोरिकली ऐसे पैक्ट्स को इनसर्कलमेंट स्ट्रेटेजी बोलकर क्रिटिसाइज करता रहा है। अगर ये पैटर्न रिपीट होता है तो इंडिया को डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक प्रेशर दोनों झेलने के पड़ सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये इंडिया जापान मैरीटाइम सिक्योरिटी पैक्ट एक सिग्निफिकेंट लेकिन इंक्रीमेंटल स्टेप है। ये दोनों डेमोक्रेसीज के बीच ट्रस्ट और ऑपरेशनल कोऑपरेशन को फॉर्मलाइज करता है, स्पेशली इंडो पैसिफिक के सी लेंस की सिक्योरिटी कंटेक्स्ट में। लेकिन इसकी रियल सक्सेस इस बात पर डिपेंड करेगी कि कितनी जल्दी और कितनी डेप्थ ये कमिटमेंट्स एक्चुअल नेवल एक्सरसाइज, टेक्नोलॉजी शेयरिंग और इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म में ट्रांसलेट होते हैं। आने वाले महीनों में एंड 2026 वाला 2+2 डायलॉग एक इम्पोर्टेंट मेकर होगा देखने के लिए कि ये मोमेंटम मेंटेन होता है या नहीं। और ये भी देखना ज़रूरी होगा कि चाइना इस स्पेस में कैसे रिएक्ट करता है। क्या वो सिर्फ रेटोरिकल क्रिटिसिज्म तक लिमिटेड रहता है या कोई कॉन्क्रीट काउंटर मेजर्स भी लेता है इंडियन ओशन रीजन में अपने प्रेजेंस बढ़ाकर। दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। बहुत बहुत धन्यवाद।